वही मैं बोलूँगी फिर से कि प्रेशर कम करने के लिए ये सारी चीज़ों में एक्स्ट्रा जो चीज़ें आप कर सकते हैं, कहीं आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, सेवा में जा सकते हैं, ये सब किया जाना चाहिए। थोड़ा मुझे लगता है कि भगवान जो ऑलमाइटी होता है ना, एक उसको सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जब हम कर देते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है कि आपको बाद में ये लगेगा कि मैंने नहीं किया, ये मेरे साथ हुआ है ये सब, तो वो सब बहुत ज़रूरी है। तो इन सब पे फोकस होना चाहिए। इस पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा प्रेरणा आपको किसकी मिली? सबसे ज़्यादा मदद आपको कहाँ से मिली? सबसे पहला तो सपोर्ट मेरे गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, उनकी शिक्षाओं से मैं बहुत प्रेरित हूँ। तो वो भी एक सपोर्ट ऐसे इन द सेंस मेरे लिए ऐसा था कि मैं उनका जो ज्ञान है वो एकदम उस मोरल आपको वो बूस्ट देता है कि आपको ये करना है, सोसाइटी के लिए आपको क्या करना है। तो वो भी बहुत प्रेरित करने वाला है मेरे लिए। उनकी शिक्षाएं मेरे लिए बहुत वो भी एक सर्विस में सेल्फ मोटिवेशन। हाँ, उनकी शिक्षाओं ने मुझे ये प्रेरित किया है। अभी हमारे साथ है जयपुर की बेटी दीप्ति वर्मा, जिन्होंने यूपीएससी 2025 से पास आउट किया है और आईएएस बनकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो बात करते हैं दीप्ति से और जानते हैं उनकी पढ़ाई से लेकर सफलता तक की इस कहानी का, इस संघर्ष यात्रा के बारे में। नमस्ते दीप्ति। नमस्ते सर। दीप्ति, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं, आप कहाँ से हैं और आपका क्या पिछला बैकग्राउंड रहा है? मेरा नाम दीप्ति वर्मा है। मैं राजस्थान से ही बिलोंग करती हूँ, जयपुर से हूँ मैं। मेरा अगर बैकग्राउंड देखें तो मैंने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है। तो दीप्ति, आपने कब सोचा कि आपको आईएएस में एग्ज़ाम देना है और कब से आपने तैयारी शुरू की? एग्ज़ाम देने का जो मेरा डिसीजन था वो मैंने 12th के बाद से डिसाइड किया था, क्योंकि उसके बाद मुझे अपना फ्यूचर जब डिसाइड करने का सोचा तो इंजीनियरिंग में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरा 12th में पीसीएम से मैंने किया था, तो एक ऑप्शन था, लेकिन मुझे नहीं करना था इंजीनियरिंग। फिर उस टाइम पे ही 2015 में यूपीएससी का रिज़ल्ट आया था, तो जब टॉपर्स को देखा था उस टाइम तो काफ़ी इंस्पायरिंग वो लगा था। इसके अलावा मेरे पापा भी चाहते थे हमेशा से कि उनकी फैमिली में उनके बच्चे ऐसी, क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई एडमिनिस्ट्रेशन में अभी तक नहीं था, तो वो चाहते थे कि ऐसा कोई हमारे घर से भी हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये भी कर सकते हैं, तो मुझे थोड़ा उसके बारे में जानकारी मिली, तो फिर वो अच्छा मुझे लगा कि हाँ इसमें कोशिश करनी चाहिए, तो तब डिसाइड किया था 12th के बाद। जी। तो दीप्ति, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी कौन सी रैंक आई है और कौन सा आपको कैडर मिला है? यूपीएससी सीएससी 2025 में मेरा 876 रैंक है। अभी कैडर एलोकेशन नहीं हुआ है, वो कुछ टाइम बाद पता चलेगा, देखते हैं क्या कौन सा कैडर अलॉट होता है। जी, तो कितने प्रयास में आपने इस एग्जाम को क्रैक किया? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, ओवरऑल 3rd अटेम्प्ट था। फर्स्ट मेंस था, वो फर्स्ट इंटरव्यू स्टेज तक मैं पहुंच पाई थी इस टाइम। जी, तो जब फर्स्ट बार, जैसा आपने बताया कि 2 बार आपने आईएएस प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पाए, तो क्या कारण रहा? अगर जो बच्चे हमारे देख रहे हैं उनको इस चीज़ से क्या मिलेगा, मतलब क्या कौन से कारण थे जिस वजह से वो रह गया? और तीसरी बार में आपने क्या प्रयास करा कि इस प्रीलिम्स को आपने क्रैक किया और तीसरी बार में प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस और इंटरव्यू भी पास आउट करके आपने उसमें आईएएस में जगह बनाई? अगर स्ट्रेटेजी की बात करें कि पहले 2 अटेम्प्ट मेरा क्यों नहीं हो पाया था, तो अभी मुझे लगता है कि जब मैं असेस करती हूँ अपना परफॉर्मेंस, तो 2 अटेम्प्ट, मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था 23 वाला, तो उसमें मुझे लगता है कि मुझे एग्जामिनेशन की डिमांड ही नहीं पता थी। उसका जो पूरा प्रोसेस होता है कि एग्ज़ाम क्या मांगता है, आपको कहाँ अप्लाई करें, कुछ नहीं पता था। तो फर्स्ट में इस तरह नहीं हुआ। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो उसके बाद पता चला कि थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज करने की ज़रूरत है, एग्ज़ाम की डिमांड को समझने की ज़रूरत है। फिर थोड़ा रिसोर्सेज कंसाइज किए, थोड़ा PYQ पे फोकस अधिक किया कि हाँ PYQ से होता है। फिर CSET बहुत चैलेंजिंग था, 23 का पेपर भी टफेस्ट था अब तक का, वो बहुत डरावना सा पेपर था मेरे लिए भी। उसके बाद मुझे पूरा स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी, CSET पे फोकस करना पड़ा।
सीसेट में भी स्पेसिफिक जो पोर्शंस हैं जैसे क्वांट हो गया ना, कॉम्प्रीहेंशन, उन सब पे ध्यान देना है, किसी एक के भरोसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो थर्ड अटेम्प्ट में ये सब किया, थोड़ा करंट अफेयर से लगातार जुड़े रहना और रिसोर्सेज बहुत कंसाइज करना, ये कुछ चेंज थे जो इस बार शायद काम किया इन्होंने। तो जी, इस तरह से। तो इस बार जब आपका रिजल्ट आया, तो जब आपको रिजल्ट के पता चला कि आपने यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर लिया है, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपकी? वैसे पिछले एक हफ्ते से रिजल्ट आने का था कि रिजल्ट आने वाला है, तो बहुत एंजाइटी हो रही थी कि पता नहीं लिस्ट में होंगे कि नहीं होंगे। बहुत डर तो सबको लग रहा था, मुझे भी बहुत डर लग रहा था। तो जिस दिन रिजल्ट आया, तो जब मैंने पीडीएफ में अपना नाम देखा, तो फिर रिजल्ट जो मेरा रोल नंबर है वो मैंने चेक किया तो सेम था। नाम देखने के बाद मैं 5 मिनट तक चुप हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या क्या एक्सप्रेशन मेरे होंगे, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। फिर 5 मिनट बाद थोड़ा लगा कि हाँ, फिर से चेक किया, थोड़ा रीचेक किया कि हाँ फेक पीडीएफ नहीं है, फेक पीडीएफ तो नहीं है, ओरिजिनल है। फिर पापा को बताया, तो फिर पापा ने पूछा कौन सी रैंक है, तो काफ़ी खुश थे। तो फिर इस तरह से थोड़ा टाइम लगा सिंक इन होने में। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो आपके मम्मी पापा और घर वालों की कैसी प्रतिक्रिया थी? मैंने जब फ़ोन किया तो पापा घर पे नहीं थे, बाहर थे। तो फिर पापा को फ़ोन किया, पापा बहुत खुश थे, पूछा उन्होंने क्या हुआ। फिर मैंने बोला कि पापा हो गया है, लिस्ट में नाम है मेरा। तो पापा काफ़ी खुश थे। फिर थोड़ी देर बाद में घर पे बात हुई मम्मी से, बाकी सब लोगों से। तो सब लोग थोड़ी देर तक तो चुप नहीं हो रहे थे, रो रहे थे बहुत, वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मुझे इस प्रिपरेशन में। लगभग 4 से 5 साल की पूरी जर्नी हो गई है अब तक की। तो अभी वो 4-5 साल बाद जब पीडीएफ में नाम दिखा है तो काफ़ी खुश थे। तो इस तरह से उनकी प्रतिक्रिया ये थी, बहुत काफी अच्छा लगा मुझे। हाँ, मम्मी काफ़ी देर तक चुप नहीं हो रही थी। मैंने कहा अभी विश्वास कर लो। मम्मी बहुत खुश थी, पापा भी बहुत खुश थे कि क्योंकि मेरे पूरे मतलब कि परिवार में अभी तक किसी ने ये सपना देखा नहीं था, तो उनके सामने ये पूरा होता उनको दिख रहा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। जी जी। तो जैसा आपने बताया कि 4 साल आपने इसकी प्रिपरेशन की, तो मोस्टली आपने प्रिपरेशन कहाँ से की, कौन सी कोचिंग ली? प्रिपरेशन जब मैंने शुरू किया था तो ऑप्शनल से शुरू किया था। ऑप्शनल मैंने विकास, मेरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल है, तो विकास दिव्यकीर्ति सर का मैं एनरोल थी उनके कोर्स में, हिंदी साहित्य के में, वहीं से शुरुआत किया था। थोड़े दिन घर रह के पढ़ाई की। फिर पापा का डिसीजन था खुद का कि नहीं, घर पे नहीं हो रहा है ठीक से, थोड़ा डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो तुम दिल्ली चली जाओ। फिर मैं पिछले 4 साल से दिल्ली में कहाँ रहे आप? मुखर्जी नगर में मैं वहीं रह के मैंने तैयारी की है, तो पूरा तैयारी वहीं हुई है। वहाँ की जर्नी है पूरा 4 साल की। जी जी। तो दीप्ति, जब आपके 2 अटेम्प्ट जब डिसक्वालीफाई हो गए, तो कहीं उस समय मन में ये तो नहीं आया कि अब इसे एग्जाम को लीव करते हैं और कुछ और तैयारी करते हैं या घर चलते हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ था तो तब तो ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि उस टाइम पता था कि बहुत सारे गैप हैं जिनको फिल करना है। उस टाइम समझ में आ गया था कि हम प्रिपेयर नहीं थी मैं उस टाइम पे। तो थोड़ा जब 24 में मेरा नहीं हुआ सेकंड अटेम्प्ट में, तब क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगता था कि मैंने किया था बहुत उस टाइम पे, जब उस टाइम पे भी नहीं हुआ था तो फिर क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, मैंने ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटीज से सिर्फ BA किया है, BA ऑनर्स। तो जब नहीं हुआ था प्रीलिम्स, तो बहुत दिनों तक, लगभग 2 वीक तक मैं किसी से बात नहीं कर पाई थी। मुझे ये लग रहा था कि अब मैं क्या करूँगी, ये बहुत टाइम हो गया था उस टाइम पे भी प्रिपरेशन को। लग रहा था कि कहाँ जॉब मिलेगी, मतलब डिग्री भी ऐसी है। तो फिर उसके बाद थोड़ा टाइम निकला जैसे जैसे, वो एक फेज था, बहुत चैलेंजिंग तो था, लेकिन पापा का भी था कि कोई बात नहीं, फिर से तैयारी कर ले, तेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट था, कोई बात नहीं, अपनी गलतियों पे ध्यान दो, सुधार करो। तो फिर उनका साथ था, तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में। जी। तो ऐसे समय में आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे? क्योंकि जर्नी बहुत चैलेंजिंग होती, काफ़ी सारे स्ट्रगल होते हैं, और मोटिवेशन का ये है कि सबसे बड़ा तो ये है कि वाई आपका क्लियर होना चाहिए बहुत। तो जब 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ था तो पापा से, घर वालों से बात की वापस से, तो लगता था कि नहीं, फिर से करना है। और बीच बीच में मोटिवेशन की बात करें तो कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो वो हवा भर देते थे इन द सेंस कि नहीं, कर लेगी तू, कर लेगी। बहुत अच्छे लोग थे मेरे आसपास, उन्होंने मोटिवेट किया है। बाकी ये सब मोटिवेशन का फैक्टर था। बाकी डिस्ट्रक्शन थोड़े कम करने के लिए काफ़ी अलग तरीके थे, सबके अलग अलग होते हैं, वो कुछ यूज़ किए थे। तो इस पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा प्रेरणा आपको किसकी मिली? सबसे ज़्यादा मदद आपको कहाँ से मिली?
क्योंकि मुझे लगता है कि जर्नी बहुत लंबी है, तो कोई एक फैक्टर नहीं है जिसने प्रेरित किया हो, बहुत सारे फैक्टर जब काम किए हैं तो इस बार फाइनली रिजल्ट हो पाया है। सबसे पहला तो सपोर्ट ही है घर वालों का, क्योंकि उनके अगर सपोर्ट नहीं होता तो शायद नहीं हो पाता ये सब। दूसरा मेरे गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, उनकी शिक्षाओं से मैं बहुत प्रेरित हूँ। तो वो भी एक सपोर्ट ऐसे इन द सेंस मेरे लिए ऐसा था कि मैं उनका जो ज्ञान है वो एकदम उस मोरल आपको वो बूस्ट देता है कि आपको ये करना है, सोसाइटी के लिए आपको क्या करना है। तो वो भी बहुत प्रेरित करने वाला है मेरे लिए। उनकी शिक्षाएं मेरे लिए बहुत वो भी एक सर्विस में आने का मोटिवेशन। हाँ, उनकी शिक्षाओं ने मुझे ये प्रेरित किया है। फिर दोस्तों का फिर से वही कुछ अच्छे लोग थे मेरे आसपास जिनकी वजह से ये हो पाया, तो काफ़ी सारे प्रेरक वो हैं जो सपोर्टिंग फैक्टर्स थे। जी, संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब से जुड़े हुए हो? उनसे तो मैं बचपन से ही लगभग मान सकते हैं, मेरा पूरा परिवार उनसे जुड़ा हुआ है। तो मैं वही कहना चाहूँगी फिर से कि मेरे लिए उनका ब्लेसिंग्स जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि मुझे लगता है कि अब बहुत लोग मेहनत करते हैं बहुत, क्योंकि इस बार 2/3 ऑब्वियसली लिस्ट से बाहर हो गए हैं। उन्होंने मेरे से बहुत अच्छी मेहनत की होगी, जो लिस्ट में है उनसे काफ़ी लोग ब्रिलियंट होंगे, लेकिन बहुत सारे फैक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें लक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पता नहीं है किसका होगा। बहुत ऐसा लगता है कभी कभी कि बहुत रैंडम है, क्योंकि मेहनत सब कर रहे हैं। तो वो लक वाला फैक्टर जो है मुझे लगता है कि भगवान मेरे साथ थे, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की मेरे पे ये ब्लेसिंग्स थी, मेरे गुरुजी मेरे साथ थे, तो ये सब इस बार हो पाया। जी, आपने एक बात कहा कि मेहनत के साथ लक भी बहुत बड़ा फैक्टर करता है। जैसे लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन उनमें से केवल बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो सेलेक्टेड हो पाते हैं, तो लक फैक्टर भी इसमें बहुत काम करता है। इसके साथ साथ अगर मेंस की हम बात करें तो मेंस में आपने किस तरह से तैयारी करी? क्या आपने पढ़ाई का रूटीन रखा है? कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मेंस की तैयारी, चूँकि मेरा ये फर्स्ट मेंस था, इससे पहले मेंस का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं हुआ था। मेंस की तैयारी में सबसे बड़ा फैक्टर तो आंसर राइटिंग है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है कि रिसोर्सेज आपके बहुत लिमिटेड होने चाहिए। मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो उसमें हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या चूज़ करना है हमें। और एक ये है कि जो अटेम्प्ट था ये वाला, उसमें मुझे मेंटर मिले थे, बहुत अच्छे मेरे मेंटर रहे हैं सत्यम सर, उनका हमेशा से मेरे को साथ मिला है। उनकी वजह से ये हो पाया है कि मतलब मैं बहुत कंसाइज हो पाई इस तैयारी में, मेंस की मैं स्पेसिफिक, तो मेंस का बहुत स्पेसिफिक रखा। दूसरा जो मुझे फैक्टर लगता है कि मैंने आरएस का भी मेंस लिखा था इसी साल, तो उसके दौरान मेरी काफ़ी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो चुकी थी। वो सब इस बार यूपीएससी में उसका काम आई मेरे। और ऑप्शनल बहुत डिसाइडिंग है, तो ऑप्शनल क्योंकि मैंने तैयारी जब शुरू की थी ऑप्शनल से ही स्टार्ट किया था, तो वो मेरा काफ़ी लगता था, मुझे उसमें कॉन्फिडेंट थी मैं कि हो जाएगा। तो आंसर राइटिंग उस टाइम जो 3 महीने का फेज़ था प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उसमें लगातार टेस्ट लिखे और वो उनका इवेल्युएशन मेंटर से चेक करवाना, टॉपर्स को भी ये सब, तो ये सब का सब मिला जुला करके मेंस का ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जी, कितने समय आप पढ़ाई में देते थे? समय का मैं घंटे का तो मेरा कोई ऐसा एकदम टाइट शेड्यूल नहीं रहता था कि इतने घंटे 12-13 घंटे पढ़ने हैं। ऐसा होता था कि एग्जामिनेशन जब पास में आती है एग्ज़ाम, तो आपके घंटे ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप बहुत प्रेशर में होते हैं, तो जब सामने दिखता है तो ऑब्वियसली वो बढ़ता है। लेकिन नॉर्मल ये है कि कंसिस्टेंसी बनी रही है। बीच बीच में ब्रेक तो मैं लेती थी कि 1 हफ्ते में 10 दिन में कहीं बाहर जाना हो गया ये सब। उसके अलावा बहुत रिलैक्स होके मैंने पढ़ाई की है, बहुत वो स्ट्रेस वाली पढ़ाई होती नहीं है मेरे से। बाकी मेंस में तो ऑटोमेटिकली आपको, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग होता है मेंस, तो उसमें अपने आप घंटे बढ़ जाते हैं। बाकी टारगेट्स पे ज़्यादा फोकस रहा है। तो जी, तो हमने देखा जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो एक्चुअली काफ़ी स्ट्रेस अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी लंबी यात्रा है जिसमें कुछ बच्चे जल्दी और कुछ बच्चे बहुत समय तक इसको क्रैक नहीं कर पाते। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं लेकिन किसी वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो वो कैसे अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सके और कैसे कम कर सके? स्ट्रेस कंट्रोल करने के सबके अलग अलग तरीके हैं, सबका अपना अपना पर्सनल इस पे वो हो सकता है। मेरे लिए क्योंकि कुछ दोस्त थे जिनके साथ थोड़ा आउटिंग हो गया, वो घर पे थोड़ा बात कर ली, तो वो काफ़ी आपको मोरल बूस्ट देता है कि ठीक है।
बाकी इसके अलावा होता था कि कुछ टाइम निकाल के महीने 2 महीने में मैं कुछ सेवा करने चली जाती थी आश्रम में, जहाँ पे मतलब 2-3 दिन तक आपको कुछ नहीं करना, सेवा करने में आपको पूरा दिन आपको सेवा में देना है, बर्तन सेवा कर रहे हैं, भंडार घर में सेवा कर रहे हैं। जहाँ कहाँ जाते थे सेवा में? वही संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, मैं उनसे जुड़ी हुई तो उनके यहाँ आश्रम में जाती थी। वहाँ सेवा करने में आपको 3-4 दिन तक कोई टेंशन होगी नहीं, उसके बाद वो होता था कि वो एकदम रिवाइव कर देता था, फिर वापस आके पढ़ाई पे लग जाते थे, तो वो काफ़ी बूस्टिंग लगता था मुझे। मेरे लिए ये काम किया है। इसके अलावा डेली बेसिस पे मैं वही मेडिटेशन का आप उसको बोल सकते हैं, जो भक्ति करती थी वो सब मंत्र जाप और वो सब, वो भी स्ट्रेस बूस्ट करने के लिए बहुत एक मेंटल पीस का काम। हाँ, वो मेंटल पीस वो मुझे मिलता था उन सब चीज़ों से। जी, जब आपने मेंस का एग्ज़ाम दिया तो उसकी एग्ज़ाम देने के बाद आपको क्या लगा कि आप मेंस आपके इस बार पहली बार में निकल जाएगा? खैर ये तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेंस पूरा एग्ज़ाम ही बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत अनसर्टेनिटी भी है, तो आप मेंस देने के बाद भी श्योर नहीं होते हो। लेकिन क्योंकि सब कहते थे, मेरे मेंटर्स और सर भी, उनका भी कहना था कि अगर पेपर पूरा हो जाता है तो मेंस हो जाएगा, बट वो कि कॉन्फिडेंस नहीं था इतना कि हो ही जाएगा। लगता था कि पेपर तो पूरा हुआ है, सारे पेपर कंप्लीट हो गए थे। क्या आप श्योर थे निकल जाएगा? नहीं, मैं श्योर तो नहीं थी, क्योंकि वही बात है ना, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बट लग रहा था कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, बाकी रिजल्ट देखते हैं क्या होता है, भगवान अगर साथ रहे तो हो जाना चाहिए, और लकीली वो क्लियर हुआ। तो बिल्कुल। अच्छा, आपने कौन सा ऐसे में टॉपिक चुना था? ऐसे में इस बार टॉपिक बहुत क्योंकि मिक्स टॉपिक आए थे, तो मैंने तो बहुत इजी सा टॉपिक था, मैं बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल पे नहीं गई थी। 1-2 टॉपिक पढ़े तो मुझे लग रहा था, वो एक टॉपिक आया था कि गणित करके, अभी क्योंकि मेंस हुए काफ़ी दिन हो गए, मुझे एग्जैक्ट टॉपिक याद नहीं है, लेकिन वो टॉपिक मैंने नहीं चुना। बहुत इजी मुझे लग रहा था कि वो टॉपिक जो उसमें आए थे, मैंने उन पे ऐसे जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपका ऐसे किस तरफ जाएगा, तो वो सब यूज़ किया। मुझे लग रहा था कि प्रैक्टिस किया हुआ कुछ लग रहा है, तो उन पे लिखा था, तो इस तरह से। अच्छा, ऐसे रिटर्न करने के लिए क्या अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है? ऐसे के लिए मेरा मीडियम हिंदी है, तो मुझे एक एडवांटेज वो था, क्योंकि हिंदी में शायद लगता है कि फ्लो ठीक से आ पाता है ऐसे में, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा स्ट्रेटजी तो ये है कि आप ऐसे इज़ लाइक पूरा ओवरऑल आपका वो टेस्ट कर लेता है, आपके क्या विचार है, बहुत वो होता है उसमें माइन्यूट करके, तो आपका ऑप्शनल क्या है वो आपके ऐसे को एक तरह से वो ले सकता है कि फिलोसॉफिकल आता है तो आप उसमें क्या क्या एंगल वो कर सकते हैं। बाकी स्ट्रेटेजी के लिए है कि ऐसे का आप न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं एग्जांपल्स, वो आप उसमें कोट कर सकते हैं, फेमस बुक्स का वो सब कोट कर सकते हैं, तो ये फेमस पर्सनैलिटीज़ ये सब मिला के ऐसे करके लिखा जा सकता है। ये ऐसे के लिए वैसे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि उसका ना कोई सिलेबस है ना कोई रिसोर्सेज है, तो वो एक ओपन सोर्स जैसा है, तो जितना आपको पता है वो सब कुछ काम आता है उसमें। जी। अच्छा, मेंस के रिजल्ट के बाद फिर आपने इंटरव्यूज के लिए कैसे तैयारी की? इंटरव्यू के लिए तो मॉक इंटरव्यू जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, तो मॉक इंटरव्यू दिए थे काफ़ी सारी जगह पे कोचिंग्स में जहाँ जा पाई मैं। इसके अलावा डेली डिस्कशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट था। 1-2 कोर्सेज में मैं एनरोल थी विजन IAS के में, और उसमें काफ़ी वो रहा, जो डिस्कशन था वो रोज़ होता था। कुछ मेरा पीयर ग्रुप था जिन पे हम रोज़ डिस्कस करते थे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। और करंट अफेयर न्यूज़पेपर उस टाइम बहुत क्रूशल हो जाता है, तो वो न्यूज़पेपर से लगातार अपडेट रहना, ये सब इंटरव्यू की तैयारी के लिए किया। कितने मॉक टेस्ट आपने निकाले थे? मॉक टेस्ट मैंने लगभग दिए होंगे 7 से 8, तो इतने लगभग दिए थे। जी। जब आप इंटरव्यू देने गए तो किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं? जैसे जिस तरह से सोशल मीडिया पर देखने के आता है, काफ़ी टफ क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी टफ माहौल होता है, आपने क्या फीलिंग किया? वैसे इंटरव्यू मेरा जो था, मेरा बोर्ड सुमन शर्मा मैम का था, तो बहुत रैंडम उनका चलता है इंटरव्यू, तो मेरे डेफ से कुछ नहीं पूछा गया था। तो इंटरव्यू में बहुत मेरे को तो रैंडम क्वेश्चन थे, डेफ से कुछ था नहीं, ज़्यादातर पॉलिसी बेस्ड इंटरव्यू था मेरा कि आप क्या रिफॉर्म करेंगे, ये सब। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। और वो जो क्वेश्चन चलते हैं कभी कभी हम देखते हैं कि इंटरनेट पे देखते रहते हैं ये IAS में पूछा गया है, वैसा मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे से वो सब नहीं पूछा गया। तो ये
अच्छा, तो दीप्ति आपने आईएएस के साथ-साथ क्या आरएएस मेंस और प्री भी क्लियर इंटरव्यूज भी क्लियर किया है? हाँ, लकीली इस बार जो 24 में आरएएस की वैकेंसी आई थी, उसका मैंने प्रीलिम्स दिया था, क्योंकि ये थोड़ा प्रेशर हो रहा था मुझे कि दे लेना चाहिए स्टेट का। तो वो प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हुआ, उसके पहले मेरा मेंस हुआ, तो ये वाला मैंने दिया है एग्ज़ाम, अभी उसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, तो आरएएस भी दिया है साथ में। अच्छा, तो जो बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं और काफ़ी समय पढ़ाई में भी देते हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज दोगे? मैसेज तो खैर मैं इतना कुछ नहीं दे सकती हूँ, बट मेरा ये है कि एक जो मैंने सीखा है इस जर्नी से, कि पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। ये एग्ज़ाम सिर्फ एक एग्ज़ाम ही है, इसको एग्ज़ाम की तरह लेना चाहिए, लाइफ नहीं है। लाइफ में बहुत सारे गोल्स हैं जो आपको अचीव करने हैं। ये सिर्फ एक माध्यम हो सकता है, आपको सोसाइटी की सर्व करना है, या फिर जो भी आपका हो सकता है, वो पर्सनल रीज़न कुछ भी, तो वो ये सर्विस केवल एक माध्यम है। इसके साथ साथ आप बहुत स्ट्रेस पढ़ाई का नहीं लेना, स्ट्रेस बूस्ट करने के लिए, आप उसको ख़त्म करने के लिए, एक वो आपका नॉर्मल लाइफ अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए बाकी एक्टिविटीज़ जैसे ये सब की सेवा में आपका थोड़ा वो होना चाहिए। तो ये सब में ध्यान दिया जाना चाहिए, मुझे लगता है उससे थोड़ा लाइट रहता है, बहुत स्ट्रेस नहीं रहता है। तो जी, तो क्या आईएएस या पीसीएस एग्जाम्स के लिए सेल्फ स्टडी भी की जा सकती है, या केवल कोचिंग पे ही भरोसा रखा जा सकता है? एग्ज़ाम बहुत चैलेंजिंग है, तो मुझे लगता है दोनों ही ऑप्शन अगर एक पे अगर जाएंगे तो वो ही है कि सेल्फ से, अगर वो आपकी सबका अलग अलग उस पर डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कौन से आपको गाइडेंस मिल रही है, तो उस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट में आपको कोचिंग की नीड है, ऑप्शनल में नीड है, कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, तो उसमें ले ली जानी चाहिए। दोनों ऑप्शन मुझे लगता है मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन था, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको सेल्फ स्टडी पे ही रिलाई करना पड़ता है, वो सब समझ के, तो दोनों का मिक्स होना चाहिए। और बाकी सबका अपना अपना उस पर प्रिपरेशन का लेवल कितना है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। जी, तो अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, तो सीसेट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई थी? हाँ, सीसेट का जो था 23 का सीसेट देख के मुझे बहुत एकदम मैं शॉक थी कि ये क्या हो गया है, पहला ही अटेम्प्ट था। तो फिर उसके बाद काफ़ी चेंज किया। मेरे को पता चला था कि राकेश यादव सर जो हैं वो एसएससी की तैयारी करवाते हैं, तो क्वांट में मुझे काफ़ी गैप लग रहे थे कि अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो मैंने राकेश यादव सर के जो लेक्चर हैं मैथ क्वांट के यूट्यूब पे अवेलेबल थे, उनसे मैंने क्वांट पढ़ा है, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा। और सीसेट की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जितना टाइम आप जीएस को दे रहे हैं ना, उतना उसको देना पड़ेगा। ऐसा होता है कि हम सीसेट को बहुत लाइट ले लेते हैं, मैंने भी लिया था 23 में, तो उससे नहीं होता। आप जितना जीएस को टाइम दे रहे हैं उतना सीसेट को भी, क्योंकि बहुत टफ पेपर होता जा रहा है सीसेट का, कुछ पता नहीं है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है कि क्या पूछा जाएगा अगले साल। तो और बाकी एक ये है कि तीनों पे ध्यान देना है। आप कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे या रीजनिंग के भरोसे सीसेट शायद अभी पास करना मुश्किल हो गया है। तो और एक ये है कि उसमें बहुत स्पेसिफिक आपको होना है। सीसेट में आपको केवल क्वालिफाइंग है, तो एग्ज़ाम में ये सब पहले करना होता है कि आपको टेस्ट लगाने हैं, उसके क्वेश्चन आपको डिसाइड कर लेने हैं कि इतने क्वेश्चन ढूंढ लेने हैं पेपर में जो इजी हैं, इजी गोइंगली आपके लिए हो जा रहे हैं, वो सब आइडेंटिफाई करना। लेकिन वो स्ट्रेस के माहौल में ये सब करना होता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो ये सब अगर करेंगे तो शायद हो सकता है, डूएबल है। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में पिछले साल के जो पेपर्स होते हैं उनकी तैयारी का कितना बड़ा योगदान रहता है? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रोल जो है पीवाईक्यू का है। आपको वो एक मतलब वो होता है कि गाइड कर देते हैं, आप बहुत डिस्ट्रैक्शन वो कम हो जाता है आपका। जैसे आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, आप पूरा दिन पढ़ते जा रहे हैं, आपको पता नहीं कि एग्जाम के लिए क्या रिलेवेंट है, तो जो रिलेवेंस है एग्जाम के लिए वो पीवाईक्यू आपको बताते हैं किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है। पीवाईक्यू को मैंने इस बार बहुत बार किया था सोल्व, पेपर लेके 10 बार, लगभग 10 से ज़्यादा बार मैंने सोल्व किए होंगे प्रीलिम्स के। वही सेम पेपर को लेके 10 बार बैठना है आपको उस पेपर में ही बहुत सारा कुछ ऐसा लगेगा कि ये कुछ मिरेकल जैसा लगता है पेपर जब पीवाईक्यू देखते हैं कि
अच्छा ऐसे भी ऑप्शन सेट होता है। एग्जामिनर के माइंड सेट से पेपर को देखना वो बहुत ज़रूरी है। तो PYQ जो है बहुत डिसाइडिंग है, उसके बिना शायद एग्ज़ाम क्रैक करना भी मुश्किल है, तो उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल। इसके साथ साथ NCERT बुक्स और उसके सिलेबस का क्या योगदान है? तैयारी की स्टार्टिंग में जो है NCERT जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाउंडेशन आपका बनाती हैं। NCERT बहुत बेसिक बुक है, क्योंकि हमने स्कूल में पढ़ी होती है, तो वो बहुत बेसिक, और एग्ज़ाम भी आपका जनरल स्टडीज़ का हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, बहुत बेसिक आपको सब कुछ पता होना चाहिए, वो है ना। तो NCERT आपको वो सब बताती हैं। बाकी सिलेबस जो है, बाकी स्टैंडर्ड बुक्स तो हैं ही, उसके साथ NCERT को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, उसके साथ पढ़ेंगे तो ये। जी, तो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और बाय द वे किसी कारण से रह जाते हैं, उनके लिए कोई एक छोटा सा टॉनिक या बूस्टअप? फिर से मेरा यही मानना है कि ये एग्ज़ाम बहुत कुछ लेता है, ये बहुत कुछ डिमांडिंग है, जैसे बहुत टाइम आपको लगेगा। पूरा एग्ज़ाम का प्रोसेस ही 1 साल का है, उसके 1 साल पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इतना वास्ट सिलेबस है, आप अकेले रह जाते हो, आपको कभी कभी ये लगता है, बीच में बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो इन सब को वो करने के लिए कि आप अगर फेल हो रहे हैं बार बार में, तो थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है किसी से, और बेस्ट मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगी कि एग्ज़ाम ये सिर्फ एक मीडियम है, इसको बहुत वो नहीं लेना है कि ये नहीं होगा तो कुछ ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लाइफ नहीं। हाँ, ज़िंदगी तो चलती रहेगी, ज़िंदगी में बाकी सब चीज़ें भी बहुत हैं करने को। तो एग्ज़ाम को उस तरह से लिया जाना चाहिए, बहुत प्रेशर में नहीं। तो वही मैं बोलूँगी फिर से कि प्रेशर कम करने के लिए ये सारी चीज़ों में एक्स्ट्रा जो चीज़ें आप कर सकते हैं, कहीं आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, सेवा में जा सकते हैं, ये सब किया जाना चाहिए। थोड़ा मुझे लगता है कि भगवान जो ऑलमाइटी होता है ना, एक उसको सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जब हम कर देते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि आपको बाद में ये लगेगा कि ये मैंने नहीं किया, ये मेरे साथ हुआ है ये सब, तो वो सब बहुत ज़रूरी है। तो इन सब पे फोकस होना चाहिए। अच्छा, एक बेटी होने के नाते इस एग्ज़ाम में किसी तरह का कोई आपके बाधा या किसी तरह की कोई समस्या कभी ऐसी आपको महसूस हुआ? ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर आप परमिशन दे तो मैं बताना चाहूँगी। मेरे यहाँ पर्सनल एक्सपीरियंस है बहुत। फीमेल कैंडिडेट के तौर पे तो जो सबको चैलेंज फेस करने होते हैं, उतना मैंने फेस नहीं किया है। जैसे एक प्रेशर तो यही होता है कि आपको बहुत कम टाइम दिया गया है, फैमिली प्रेशर, आपकी शादी कर दी जाएगी, इतना ही टाइम है। तो ये प्रेशर मेरे पे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मेरे पापा जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, तो मेरे पे कभी ये प्रेशर आया ही नहीं कि आपको ये करना है। उन्होंने हमेशा बोला है कि नहीं, आप तैयारी करो, ठीक है। ये सब तो हुआ ही नहीं है। लेकिन चैलेंज अगर देखिए तो 4 साल से जब मैं दिल्ली में थी, तो एक बार मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। मेरा जो ओनर था रूम का, मैंने शिफ्ट किया था रूम, तो मुझे 12 बजे रात में रूम से बाहर निकाल दिया गया था, शिफ्ट करते ही टाइम ही। तो दिल्ली में घर पे मेरे घर वाले सब जयपुर में रहते हैं, और मैं दिल्ली में उस दिन जो है 12 बजे रात में मेरा सामान रोड पे पड़ा हुआ था पूरा। तो वो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, और फीमेल होने के नाते बहुत ज़्यादा वो चैलेंजिंग था। उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर से वही फैमिली का सपोर्ट था कि कोई बात नहीं, अभी आप ये सब देखो, अभी क्या किया जा सकता है। और कुछ दोस्त थे अच्छे, तो वो लोग उस टाइम पे आए, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। तो फिर ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मेरे लिए वो जो 2 दिन थे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थे, लेकिन वही है कि पापा का सपोर्ट था, तो ये सब हैंडल कर पाए। जी, आज हमने देखा है कि बेटियां घरों से बाहर निकलकर राष्ट्रपति पद तक पहुंची है, तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम जो है पूरा, जैसे किसी का भी क्रैक होता है, तो एक वो महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत मेरे लिए भी खुशी की बात है। अभी जब मैं मिलती हूँ मेरे जूनियर से या मेरे आसपास, तो वो जब लोग खुश होते हैं ना, उनको एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। वो जो राष्ट्रपति जी को देखती है कि महिला अगर वहाँ तक पहुँच सकती है, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो महिला सशक्तिकरण के लिए ये बहुत तो ज़रूरी है ही। एग्ज़ाम अगर देखें और वैसे भी अगर देखें, तो लड़कियों को पढ़ाना बहुत बहुत ज़रूरी है। उन पर विश्वास किया जाना चाहिए। वो विश्वास करेंगे तो कहीं पे भी पहुंच सकती हैं। उनको एक वो जो पैट्रियार्कल माइंडसेट होता है, उससे बाहर निकलने की मुझे लगता है आवश्यकता है। जी, तो जब आपका रिजल्ट आया तो घर में कैसी खुशी थी? आज कैसा माहौल है घर में?
अभी तो थोड़ा ये है कि रिज़ल्ट आए लगभग 2 दिन हो गए हैं। तो जब से रिज़ल्ट आया है तो पापा का तो फ़ोन ही बहुत बिज़ी आ रहा है, बहुत कॉल्स उनको आ रहे हैं। तो काफ़ी खुशी का माहौल है, काफ़ी नींद नहीं आ रही है, मैं खुद भी नहीं सो पा रही हूँ, पता नहीं घर वाले भी थोड़ा सो नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा खुशी का माहौल तो अभी भी है। अभी ये फीलिंग मुझे लगता है, बट वही है, थोड़ा फेज़ है, एन्जॉय का फेज़ है उनके लिए। बहुत दिन उन्होंने वेट किया है इस दिन के लिए, तो अभी तो सब अच्छा लग रहा है। तो जी, एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम क्या टफ होता है या उनके लिए एक बैलेंस होता है? वैसे टफनेस अगर देखें तो हिंदी माध्यम के बच्चों का अगर बैकग्राउंड देखें तो जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं वो ही उनके लिए जो है एग्ज़ाम टफ़र बना देता है, क्योंकि बैकग्राउंड वीक होता है, वो उतने जो है उनको एक्सपोजर उतना नहीं मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। ये काफ़ी रीज़न है। और मेंस में आपको बहुत मीडियम की वजह से आपको करना पड़ता है फेस, क्योंकि हिंदी में आप जितना लिखेंगे ना उसमें आप इंग्लिश में एक आंसर एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, जितने टाइम में आप हिंदी में पेपर पूरा कर पाएंगे। पेपर पूरा करना ही एक हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट हैं उनके लिए चैलेंज है। बाकी रिसोर्सेज के लिए भी पहले था, गाइडेंस के लिए भी था कि वो हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से बहुत लोग आते हैं, वहाँ तक रीच नहीं हो पाती है। लेकिन अब लगता है मुझे कि अब ये सब कम हो गया है, बहुत अच्छे मेंटर्स अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज का रीच भी बढ़ गया है। बाकी राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो तो उसका वही सॉल्यूशन है कि हमको बस माध्यम वो है तो कुछ किया नहीं जा सकता, उसमें तो प्रैक्टिस बढ़ाई जा सकती है। तो जी, आगे आप समाज या क्षेत्र या जिस डिपार्टमेंट में आपको अलॉट किया जाएगा उसके लिए आप क्या विकास के काम या किस तरह से वहाँ पर कार्य करोगे? अभी तो सर्विसेज एलोकेशन देखते हैं कि कौन सी सर्विस अलॉट होती है, उसके हिसाब से जिस भी डिपार्टमेंट में मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा मैं अपनी कैपेसिटीज़ का बेस्ट यूटिलाइज़ करके जो मैंने अपने फैमिली से, अपने गुरुजी से ये जो शिक्षाएं सीखी हैं, ये जो वैल्यू सीखे हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उनका मैं पूरी तरह से पालन करूँ। और जो मैं लास्ट माइल पीपल हैं, मेरे सोसाइटी में जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए मैं जो कर पाऊँ मैं बेस्ट पॉसिबल वे में करना चाहूँगी वो। तो दीप्ति, आपका कौन सा मीडियम था? मेरा मीडियम हिंदी था, ओवरऑल प्रिपरेशन में पूरा मीडियम हिंदी रहा है। जी, तो कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने चूज किया था? ऑप्शनल हिंदी साहित्य था मेरा। जी, तो दोस्तों अभी आपने देखा दीप्ति वर्मा का इंटरव्यू, जिन्होंने इस बार यूपीएससी 2025 को पास आउट करके इस क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। तो आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है, यदि मेहनत का जुनून हो और लक्ष्य बिल्कुल साफ हो और कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो बड़े से बड़ा एग्ज़ाम भी आसानी से पास आउट किया जा सकता है। तो आज की कहानी हमें यही सीख और शिक्षा देती है कि सपने भी सच होते हैं, बस मेहनत और लगन से उसको प्राप्त करने का कार्य किया जाए। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ है जयपुर की बेटी आईएएस दीप्ति वर्मा के पिताजी, उनसे भी बात करते हैं और इस जर्नी के बारे में उनसे भी रूबरू करवाते हैं आपको। नमस्ते सर। साहिब सर, जब आपको पता चला था कि आपकी बेटी ने आईएएस पास आउट कर लिया है तो कैसी खुशी थी? सर, जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी ने पास आउट हो गया, मैं उस समय मार्केट में गया हुआ था और बेटी ने फ़ोन करके बताया, तो फ़ोन जैसे किया उसने तो एकदम रोने लग गई। तो खुशी के थे क्या थे, फिर मैंने तो उसको पहले ही मोटिवेट कर दिया था कि बेटा अगर रिजल्ट आता पॉजिटिव आता या नेगेटिव आता, घबराना मत, चाहे आप दोबारा एग्ज़ाम दे देना। फिर थोड़ी देर उसने 2 मिनट रुक के फिर बाद में बताया कि पापा जी मैं इसमें आईएएस एग्ज़ाम में मैंने पास कर लिया है गुरुजी की दया से। तो बड़ी खुशी हुई। फिर मैं घर गया, परिवार से बातचीत की, तब जाके पूरी खुशी मालूम पड़ी। तो सर, इस पूरी यात्रा में कितना सपोर्ट रहा आपकी बेटी को? सर, बेटी हमारे शुरू से मेधावी छात्रा थी। उसने 8वीं क्लास से भी मतलब स्कूल टॉप किया था। उसको जो राज्य सरकार के द्वारा लैपटॉप भी मिला हुआ था। फिर उसने 10वीं क्लास में भी उसने टॉप किया और 12वीं क्लास तक उसके यानी साइंस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा। उसके बाद भी इसकी इच्छा थी कि पापा मैं यूपीएससी एग्जाम देना चाहती हूँ। तो जयपुर की जो महारानी कॉलेज है, प्रसिद्ध जो कॉलेज है, उसका एडमिशन हुआ और इसने सब्जेक्ट चेंज किया पॉलिटिकल्स ऑनर्स से, और वहाँ से पॉलिटिकल्स ऑनर्स से पास किया। उसके बाद में क्या हुआ, इसने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का DU का एग्ज़ाम दिया, उसमें पास हो गई। फिर हमने इसकी फ़ीस भी जमा करा दी, 10,000 जो फीस थी
फिर फीस जमा कराने के बाद में इसका मानस बदला कि पापा जी मेरी इच्छा है मैं यूपीएससी एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। मेरा बेटा का आपकी इच्छा है तो आप अपनी इच्छा पूरी करो। वो फीस भी वापस नहीं, मैं कहा कोई बात नहीं, फीस ली कुछ की चिंता नहीं हमें, लेकिन आप अपने जो मेहनत करोगे दृढ़ निश्चय से, लगन से, ईमानदारी से करो। जो पैसा मैं लगाऊंगा अगर आप भी करो तो अपने परिवार में, अपने समाज में इस पद पे कोई नहीं पहुंचा। और मेरा परिवार है एक गरीब परिवार था, तो इसने बाद में वो निरंतर 4 साल इसने दिल्ली से जो दृष्टि कोचिंग सेंटर है विकास दिव्य जी, वहाँ से इसको एडमिशन करवाया और दिल्ली में से रह के 4 साल तक तैयारी की। और तैयारी करने के बाद में ये निरंतर जब उसका पहले प्री एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट टाइम तो इसने प्री एग्ज़ाम दिया था, उसमें क्योंकि सिलेबस मालूम नहीं था तो उसमें पास नहीं हो पाई। दोबारा एग्ज़ाम दिया, प्री पास किया, खुशी हुई। फिर जो मेन एग्ज़ाम था, और ताजुब की बात बनी तब सोची, इसका जो मेन सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट चेंज करके इसने हिंदी साहित्य से चुना, जबकि इसके हिंदी साहित्य सब्जेक्ट था ही नहीं। तो मैं कहा बेटा देख लेना, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद भी एक हिंदी साहित्य का एक व्याख्याता रहा हूँ। तो हिंदी साहित्य चुन के और उसमें फिर पूरी लगन और मेहनत से वहाँ पे तैयारी की। और मैंने ये भी कहा था कि बेटा कहीं इस आज के आधुनिक के चमक दम में मत खो जाना। परिवार की जो मर्यादा है, जो अपने गुरुजी की जो मर्यादा है, उसको ध्यान में रखते हुए और आपको मेहनत करने और परमात्मा विश्वास करना, गुरुजी के विश्वास करना, वो सफलता मिलेगी। क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास था अपने गुरुजी के ऊपर। इस प्रकार से संत रामपाल जी से आप कब से जुड़े हुए? जी सर, हम संत रामपाल जी महाराज जी से हम 29 अगस्त 2010 से हमारा पूरे परिवार एक साथ नामदान लिया था। 2000 से जुड़े 15 साल लगभग हो गए थे। कहते हैं बेटियां बेटों से कम नहीं। आज आपकी बेटी ने आईएएस बनकर पूरे परिवार का और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, क्या कहेंगे आप? ये सब सुनकर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत महसूस हो रहा है। और हमारे गांव का इन्होंने नाम रोशन किया, हमारी बेटी। हमारे जयपुर ज़िले में, हमारे विराटनगर तहसील में हमारा गांव है छोटा सा तेवड़ी, उसमें आज तक किसी पंचायत समिति में कोई महिला इस पद पर पहुंची नहीं है। और ये हमारे गांव के लिए, हमारे लिए बहुत गौरवशील की बात है कि हमारी बेटी ने यहाँ तक पहुँच हमारे गाँव का नाम रोशन किया है। घर में कैसी खुशी का माहौल है? घर में बहुत अच्छी खुशी का माहौल है और आसपास का माहौल भी हमारे मतलब ऐसे खुश मिजाज हो रहा है कि लोग खुशी से पागल हो रहे हैं कि इनकी बेटी ने ऐसे आईएएस का रिजल्ट दिया है। हमारे वहाँ से गांव से भी फ़ोन आ रहे हैं, विधायकों के भी, सब खुशी का माहौल है हमारे घर। तो जब आपने सुना कि दीप्ति का आईएएस में चयन हो गया है तो पहला क्या रिएक्शन था आपका? पहला रिएक्शन तो यही था कि पहले तो हमारे गुरुजी का आशीर्वाद था, तो उस वजह से हमारे को परमात्मा की याद आई कि आज भगवान ने हमारे को पता नहीं क्या दे दिया है। और फिर थोड़ा सा शांत हुआ माहौल, थोड़े खुशी के आंसू भी आए। और फिर बाद में ऐसा हुआ कि जो परमात्मा का मंजूर था वो हुआ है। ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं का परिणाम है और उनके आशीर्वाद से आज हमारी बेटी इस मुकाम पर पहुंची है। निरंतर वो आश्रमों में जाती थी, सेवा भी करती थी परमात्मा की। निरंतर जो भी परमात्मा ने हमारे को भक्ति मर्यादाएं दी है उसका उन्होंने पालन भी किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।